हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद पंकज नेगी। मैं आपको गोरखा शासनकाल पढ़ा रहा था। आज हम गोरखा शासनकाल की न्याय व्यवस्था पढ़ेंगे कि संपूर्ण उत्तराखंड में गोरखाओं के द्वारा किस प्रकार न्याय व्यवस्था अपनाई गई थी। जो विचारी का पद होता था वह न्यायाधीश होता था। न्याय करने का काम विचारी करता था। जब वादी और प्रतिवादी में विवाद होता था या लड़ाई झगड़ा होता था और जब गवाह नहीं मिलते थे तो गोरखाओं ने 3 प्रकार की दीप प्रथा की शुरुआत की थी, जिसको दिव्य अग्नि परीक्षा के नाम से जाना जाता है, जिसमें गोला दीप, कड़ाई दीप और तराजू दीप 3 प्रकार की दिव्य अग्नि परीक्षा थी। तो जो गोला दीप था, इसमें गोला दीप में एक गर्म लोहे की छड़ को हाथ में पकड़ना और कुछ दूर तक चलना पड़ता था। यदि लोहे की गर्म छड़ से हाथ जल गया तो वह व्यक्ति दोषी पाया जाता था, और यदि हाथ नहीं जला तो वह निर्दोष पाया जाता था। इस प्रकार गोला दीप था कि यदि हाथ जल गया तो वह दोषी पाया जाएगा और हाथ नहीं जला तो वह निर्दोष पाया जाएगा। दूसरा है कड़ाई दीप। इसमें कड़ाई में गर्म तेल में हाथ डुबोना पड़ता था, और यदि हाथ जल गया तो वह व्यक्ति दोषी और हाथ नहीं जला तो वह व्यक्ति निर्दोष। तीसरा तराजू दीप। तराजू दीप में वेट नापते थे। यदि जैसे आज वेट नाप लिया और उसका वेट फिर नेक्स्ट डे में नापेंगे, जो वेट उसका आज है वही वेट उसका कल होना चाहिए। यदि उसका वही वेट होगा कल भी तो वह व्यक्ति निर्दोष पाया जाएगा। अगर वेट ज़्यादा हो गया तो वह व्यक्ति दोषी पाया जाता था। इस प्रकार इन्होंने 3 प्रकार की प्रथा चलाई थी, गोला दीप, कड़ाई दीप और तराजू दीप। इन दिव्य अग्नि परीक्षा से होकर गुजरना पड़ता था जब गवाह नहीं मिलते थे। और अन्य प्रकार की भी थी, तीर का दीप। इसमें तैरना पड़ता था सर डुबाकर, जब तक कि व्यक्ति छोड़े गए बाण को ठीक पास तक पहुंचकर वापस नहीं आ जाता था। ठीक है। कालो हल्दी का दीप। इसमें काली हल्दी की जड़ खाने के लिए दी जाती थी। यदि इसे खाकर विवादित व्यक्ति बच जाता था तो उसे निर्दोष माना जाता था। घात का दीप, ये गढ़वाल में अभी प्रचलित है कि मतलब जैसे न्याय देवता गोलू, गढ़देवी, कोटागाड़ी, इस पर इनमें लोग घात लगाते हैं, और यदि वह निर्दोष होगा और जो दोषी व्यक्ति होगा वह अपने आप उसको मतलब कुछ ना कुछ नुकसान हो जाता है। एक जुनियाल प्रथा बनाई थी। अंग भंग की प्रथा भी इन्होंने चलाई थी। जो निम्न प्रकार के 3 थे, गोला दीप, कड़ाई दीप, तीर का दीप, कालो हल्दी का दीप, घात का दीप, जुनियाल प्रथा और अंग भंग की प्रथा भी चलाई थी। गोरखाओं के कार्यरत सैनिक, जो गोरखाओं के कार्यरत सैनिक होते थे उनको जागचा कहते थे, और जो सैनिक सेवा से सेवामुक्त हो जाते थे उनको डाकचा कहते थे। जो सेना में नौकरी कर रहे हैं प्रेजेंट में, मतलब उस समय जो सैनिक कार्यरत हैं उनको जागचा, और जो सेना से मुक्त हो चुके रिटायर उनको डाकचा कहा जाता था। गंगोत्री मंदिर का जीर्णोद्धार भी अमर सिंह थापा ने कराया था, और महावीर थापा ने चंपावत के बलेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार 1796 में करवाया था। रघुनाथ मंदिर देवप्रयाग छत्र का जीर्णोद्धार बरड़ाचार्य ने किया था। और गोरखाओं ने पिथौरागढ़ में बावली की गढ़ का किले का निर्माण किया था। जोगमाल सुब्बा थे जो 1791 में इन्होंने पिथौरागढ़ में बावली की गढ़ का किले का निर्माण करवाया था, जिसे 1815 में अंग्रेजों ने इसका नाम लंदन फोर्ट नाम रख दिया था। बावली की गढ़ का अंग्रेजों ने लंदन फोर्ट नाम रख दिया 1815 में। मैंने कहा गोरखाओं के सैनिक में कार्यरत सैनिकों को जागचा या जागरिया और सेवामुक्त सैनिकों को डाकचा कहा जाता था। यह 2 वर्ष तक ही सेना में कार्य करते थे। जो जागचा होते थे उन्हें 8 रुपये वेतन मिलता था, और सेवा मुक्त सैनिकों को 6 रुपये वेतन दिया जाता था। गुरु राम राय महंत की कड़ाई दीप का सामना करा था। जो गुरु राम राय महंत हैं उनको भी कड़ाई दीप का सामना करना पड़ा था। और थापा दल का प्रधानमंत्री भीमसेन था। राजा विक्रम शाह 1799 में। गोरखाओं ने स्त्रियों को भी छत में जाने से मना किया था। अगर कोई स्त्री घर की छत में जाती है तो उसे भी दंडनीय अपराध गोरखाओं द्वारा दिया जाता था। गोरखाओं के 2 मुख्य ब्राह्मण थे, मैंने बताया, मिश्रा और उपाध्याय।
व्यभिचारी का मतलब है कि शादीशुदा महिला से कोई स्त्री शादीशुदा है, उसके साथ फिर दोबारा विवाह किया जाता तो उसमें मौत की सज़ा दी जाती थी, स्वैरिणी की नाक काटी जाती थी। ठीक है, तो गोरखाओं ने इस प्रकार की न्याय व्यवस्था चलाई हुई थी। इनके जो मुख्य थे न्याय के गोलादीप, कड़ाईदीप और तराजूदीप। मैंने कहा गोलादीप में लोहे की छड़ को हाथ में पकड़ना पड़ता था, कड़ाईदीप में गर्म तेल में हाथ डुबोना पड़ता था और तराजूदीप में ये वेट नापते थे। और जो भी निर्दोष व्यक्ति होगा इनमें उसको निर्दोष पाया जाता था और जो दोषी होगा उसको दोषी पाया जाता था। इस प्रकार की प्रथा इन्होंने चलाई थी। अब देखते हैं आंग्ल गोरखा युद्ध। आंग्ल गोरखा युद्ध अंग्रेजों और गोरखाओं के मध्य युद्ध 1814 से लेकर और 1816 तक हुआ। आंग्ल गोरखा युद्ध के मुख्य कारण थे तिब्बत व्यापार और 1794 में की गई एडवर्ड चेरी की संधि। एडवर्ड चेरी की संधि का भी उल्लंघन किया गया और गोरखा तिब्बत के साथ भी व्यापार करने लगे थे। और दो सबसे बड़ी शक्तियाँ अंग्रेजों और गोरखाओं के मध्य युद्ध 1814 से लेकर और 1816 तक आंग्ल गोरखा युद्धों की शुरुआत हुई। 1814 से आंग्ल गोरखा की युद्ध की शुरुआत हुई। उस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स थे, उन्हें अर्ल ऑफ मोयरा के नाम से भी जाना जाता है। और नेपाल के राजा विक्रम शाह, थापा दल का प्रधानमंत्री भीमसेन। मैंने कहा था नेपाल में थापा दल और हस्तिदल चौथिया दल दो प्रकार के दल बन गए थे। और बाद में एक संधि हुई थी अंग्रेजों और गोरखाओं के बीच, संगोली की संधि, जो 2 दिसंबर 1815 को बिहार में हुई थी। पहले हम देखते हैं आंग्ल गोरखा युद्ध किस प्रकार हुए। तो मैंने कहा आंग्ल गोरखा युद्धों का कारण था चाइना के साथ व्यापार या तिब्बत मतलब चाइना ने तिब्बत पर अधिकार कर रखा है। और प्रद्युम्न शाह के पुत्र राजा सुदर्शन शाह, जो कि बाद में टिहरी रियासत के राजा बने, तो राजा सुदर्शन शाह की मांग भी थी कि यहाँ से गोरखाओं को भगाया जाए। अंग्रेजों के पॉलिटिकल एजेंट हियर से थे, राजनीतिक एजेंट हियर से। अब देखते हैं हम आंग्ल गोरखा युद्ध का तत्कालिक कारण का, मतलब जो तत्कालिक कारण हुआ उस समय किस प्रकार आंग्ल गोरखा युद्धों की शुरुआत हुई। गोरखपुर का भुटकल परगना था, यहाँ का जो राजा था रुद्रसेन, वह पाल्य वंश का था। और 1806 में नेपाल के प्रधानमंत्री भीमसेन थापा ने पाल्य राजा को नेपाल बुलाकर उनकी हत्या कर दी और भुटकल परगना पर अपना अधिकार जमा लिया। और गोरखपुर क्षेत्र के नेपाल कब्जे में 200 ग्राम भी कब्जा दिए भीमसेन थापा ने रुद्रसेन की हत्या कर दी नेपाल दरबार में बुलाकर 1806 में। जब यह बात लॉर्ड हेस्टिंग को पता चली तो लॉर्ड हेस्टिंग ने तुरंत कप्तान ब्रेडशॉ की नेतृत्व में एक सेना भेजी भुटकल में 1814 ईस्वी में। और जो भुटकल परगना गोरखाओं ने जीता हुआ था उसको अंग्रेजों ने जीत लिया ब्रेडशॉ के नेतृत्व में। 1814 में काउंटर अटैक हुआ गोरखाओं द्वारा। अमर सिंह थापा ने फौजदार मनराज के नेतृत्व में अंग्रेजों पर दोबारा अटैक कर दिया और यह अटैक 29 मई 1814 को की गई, जिसमें अंग्रेजों के 18 सैनिक मारे गए। ठीक है, फौजदार मनराज के नेतृत्व में 29 मई 1814 को अंग्रेजों पर अटैक किया गया, जिसमें अंग्रेज अधिकारी के 18 सैनिक मारे गए, अंग्रेजों के 18 सैनिक मारे गए। जब यह बात लॉर्ड हेस्टिंग को पता चली कि हमारे 18 सैनिकों की हत्या कर दी गई तो लॉर्ड हेस्टिंग ने आंग्ल युद्ध की घोषणा की। तुरंत उन्होंने नवंबर 1814 को आंग्ल गोरखा युद्ध की घोषणा कर दी। अब इन्होंने 22,000 सैनिकों को 4 टुकड़ों में विभाजित किया। किसने? अंग्रेजों ने। अब अंग्रेजों ने प्लान बनाया गोरखाओं पे अटैक करने का। मैंने कहा भारत के गवर्नर जनरल उस समय लॉर्ड हेस्टिंग्स थे, उनका दूसरा नाम लॉर्ड मोयरा भी था। गोरखा सेना में ब्राह्मण नहीं होते थे। सारी बातें क्लियर हो चुकी होगी। आपको साथ साथ ये नोट भी करता रहना है। आपको ये PDF है जो इसमें आपको नोट्स भी बनाने।
अब जब अंग्रेज़ों ने अपनी सेना को 22,000 सैनिकों को 4 टुकड़ों में विभाजित किया, जिनमें उन्होंने अपने सेनापति मार्ले, जेएस वुड, जनरल फ्लेस्पी और ऑक्टरनॉली को भेजा। इन्होंने अपने अंग्रेज़ों ने अपने 4 सेनापति या अफसर बोल सकते हैं हम इन्हें युद्ध का काम सौंपा। इनमें मेजर जनरल मार्ले, मेजर जनरल जेएस वुड, मेजर जनरल फ्लेस्पी या जिलेस्पी और मेजर जनरल ऑक्टरनॉली। अब इनको काम दिया गया कि आपने नेपाल पे किस प्रकार अटैक करना है। सबसे पहले मेजर जनरल मार्ले को सिक्किम के रास्ते हुए काठमांडू नेपाल पर अटैक करना था और दूसरी सेना गोरखपुर से सीधे नेपाल अटैक करेगी। इसका नेतृत्व मेजर जनरल जेएस वुड को दिया गया था और तीसरी टुकड़ी या तीसरी सेना गढ़वाल के देहरादून में गोरखाओं ने खलंगा किला में इन्होंने प्रद्युमन शाह की हत्या कर दी थी देहरादून में, तो इन्होंने खलंगा किला पे अधिकार किया हुआ था गोरखाओं ने। तो मेजर जनरल जिलेस्पी को खलंगा किला से गोरखाओं को पराजित करने का नेतृत्व दिया गया था। चौथी टुकड़ी हिमाचल प्रदेश से सीधे अटैक करना था नेपाल पे। इसका नेतृत्व मेजर जनरल ऑक्टरनॉली को दिया गया था। मेजर जनरल ऑक्टरनॉली अंग्रेज़ों के बेहतरीन अधिकारी थे। ठीक है, ये सबसे बहादुर अधिकारियों में जाने जाते हैं मेजर जनरल ऑक्टरनॉली। तो अंग्रेज़ों के 4 मेजर जनरल जिनको अलग अलग टुकड़ियों में नेतृत्व दिया गया था और सबको गोरखाओं पर अटैक करना था। 4 भागों में विभाजित किया गया था। देखते हैं हम सबसे पहले मेजर जनरल मार्ले का विजय अभियान। मेजर जनरल ने किस प्रकार लड़ाई लड़ी। सबसे पहले उन्होंने मखवानगढ़ी का युद्ध लड़ा मार्ले ने 1814 में। रणबीर थापा और मार्ले के बीच यह युद्ध हुआ, मखवानगढ़ी का युद्ध, जिसमें मार्ले जीत गया था। उसके बाद हरिहरगढ़ का युद्ध हुआ 10 फरवरी 1815 को, जिसमें मार्ले पराजित हो गया। मार्ले के पास 13,000 सैनिक थे, जबकि गोरखाओं के पास 5,000 सैनिक थे। लेकिन गोरखा काफ़ी बहादुरी से लड़े और मार्ले 10 फरवरी 1815 को पराजित हो गए। पराजित होने के पश्चात मार्ले ने अपने पद से त्याग दे दिया। तो ये मार्ले का विजय अभियान रहा। खलंगा का युद्ध काफ़ी इम्पोर्टेंट है। खलंगा का युद्ध देहरादून में हुआ था। खलंगा किला या नाला पानी का क्षेत्र प्रथम आंग्ल युद्ध मान सकते हैं हम इसको। यह 26 नवंबर से लेकर और 30 नवंबर 5 दिन तक चला। अजय सिंह रावत की बुक में यह 25 अक्टूबर, 26 अक्टूबर, 31 अक्टूबर इस प्रकार इसमें डेट है, लेकिन कुछ बुक्स में 26 नवंबर से लेकर और 30 नवंबर तक यह माना गया है। 26 नवंबर से लेकर 30 नवंबर 1814 को यह युद्ध हुआ था देहरादून के नालापानी क्षेत्र में, खलंगा किला का युद्ध। इसका नेतृत्व मेजर जनरल फ्लेस्पी और गोरखाओं के सेनापति बलभद्र कुंवर सिंह थापा के बीच हुआ था। जनरल फ्लेस्पी और बलभद्र कुंवर सिंह थापा के बीच खलंगा किला का युद्ध हुआ था और मेजर जनरल फ्लेस्पी के साथ उसके सहायक मेजर जनरल कारपेंटर, कर्नल मौली भी थे। मेजर जनरल कारपेंटर और कर्नल मौली, ये 2 व्यक्ति भी जनरल फ्लेस्पी के साथ थे। जब युद्ध चलता रहा, कहते हैं कि गोरखाओं ने यहाँ पे काफ़ी बहादुरी से युद्ध लड़ा। गोरखाओं के मात्र 500 से लेकर 600 सैनिक थे, जबकि अंग्रेजों के बीच 5,000 सैनिक थे कहा जाता है। और गोरखाओं के मात्र 70 सैनिक बचे। लड़ते लड़ते गोरखाओं के 70 सैनिक बच गए थे। जनरल फ्लेस्पी की हत्या कर दी गई 30 नवंबर 1814 को। जनरल फ्लेस्पी जो कि अंग्रेज सेना की ओर से नेतृत्व कर रहे थे, 30 नवंबर 1814 को इनकी मृत्यु हो गई और गोरखाओं के ओर से नेतृत्व बलभद्र कुंवर सिंह थापा कर रहे थे, जो कि सफलपूर्वक यहाँ से भाग गए और अंग्रेज़ों ने यह युद्ध जीत लिया था। खलंगा का युद्ध अंग्रेज़ों ने जीत लिया था।
तो खलंगा का युद्ध बलभद्र कुंवर सिंह थापा और अंग्रेज अधिकारी मेजर जनरल फ्लेस्पी के बीच हुआ था। यह युद्ध देहरादून के नालापानी क्षेत्र में हुआ था। अब युद्ध की जो तारीख है एकदम से मतलब फिक्स भी नहीं है, लेकिन बुक्स में जो दी गई 26 नवंबर से लेकर 30 नवंबर और अजय सिंह रावत की बुक में 25 अक्टूबर से लेकर और 31 अक्टूबर तक। तो ये हो गया खलंगा किला का युद्ध। गोरखा हथियार, गोरखाओं का जो प्रमुख हथियार होता था उसे खुखरी, गोरखाओं का युद्ध का प्रमुख हथियार खुखरी होता है। खुखरी बनाने का केंद्र डोटी की गढ़ी में खुखरी बनाई जाती थी और नेवार जाति के लोग लोहार होते हैं, ये खुखरी बनाने का कार्य करते थे। खलंगा का युद्ध 26 नवंबर से लेकर 30 नवंबर 1814 तक। रिजल्ट फ्लेस्पी की हत्या, बलभद्र कुंवर सिंह सफलतापूर्वक खलंगा किला से बच गए। कारपेंटर और मौली ने मोर्चा संभाला और 30 नवंबर को अंग्रेज देहरादून पर कब्जा कर दिया। जब जनरल फ्लेस्पी की हत्या हो गई थी तो कारपेंटर और मौली ने नेतृत्व संभाला और 30 नवंबर को देहरादून में अंग्रेजों का कब्जा हो गया। इस प्रकार गढ़वाल के क्षेत्र देहरादून से गोरखाओं को अंग्रेजों ने पराजित किया, जिसमें सुदर्शन शाह काफ़ी खुश हुए। ठीक है। और प्रत्यक्षदर्शी जिसने आंग्ल गोरखा युद्ध का विवरण कौन था? विलियम फ्रेजर ने आंखों देखा विवरण देखा था युद्ध का। खलंगा के नायक धनबहादुर सिंह राइटर हैं। अब देखते हैं गोरखपुर का बुटकल परगना। गोरखपुर का बुटकल परगना, इसका नेतृत्व जेवा सूट कर रहे थे अंग्रेजों की ओर से और गोरखाओं की ओर से परशुराम थापा, जिसमें जेवा सूट असफल रहे। उसके बाद ब्रिटिशों के नेतृत्व में अंग्रेजों ने गोरखपुर बुटकल का परगना जीता। जेवा सूट तो परशुराम थापा के साथ हार गए थे, लेकिन फिर ब्रिटिशों को भेजा गया और ब्रिटिशों ने यह क्षेत्र अंग्रेजों के अधिकार में कर लिया था। ओक्टरनौली का विजय अभियान। ओक्टरनौली अंग्रेजों के काफ़ी बेहतरीन अधिकारी थे। इनको युद्ध लड़ने का भी काफ़ी एक्सपीरियंस था। इन्होंने सिरमौर हिमाचल प्रदेश से होते हुए नेपाल पर अटैक किया। अमर सिंह थापा का पुत्र रणजोड़ थापा इनके साथ युद्ध कर रहे थे। ओक्टरनौली ने प्रथम युद्ध जेतक का युद्ध लड़ा। ओक्टरनौली और रणजोड़ सिंह थापा के बीच यह युद्ध हुआ, जिसमें नौली जीत गए और रणजोड़ थापा हार गए। दूसरा युद्ध इन्होंने नाहन का युद्ध लड़ा। ओक्टरनौली और अमर सिंह थापा के बीच यह युद्ध हुआ, जिसमें अमर सिंह थापा पराजित होकर मलाव किला पर डेरा डाला हुआ था इसने, अमर सिंह थापा ने। तो नाहन के युद्ध में ओक्टरनौली और अमर सिंह थापा के बीच युद्ध हुआ, जिसमें नौली जीत गया और इन्होंने मलाव की गढ़ किला को भी अंग्रेजों के अधीन कर दिया। मलाव किला का युद्ध नौली और अमर सिंह थापा, जिसमें नौली जीत गए। और मलाव किले के युद्ध के बाद गोरखाओं की अलग बटालियन बनाने का निर्णय ओक्टरनौली ने लिया था, क्योंकि गोरखा इतनी साहसतापूर्वक लड़ाई लड़ते थे। तो ओक्टरनौली ने इनकी इस साहसपूर्वक लड़ाई को देखते हुए, उनकी साहसता को देखते हुए अलग गोरखा बटालियन बनाने का निर्णय लिया था मलाव किला के युद्ध के बाद। तो अगर ये सारी चीज़ें आपकी समझ में आ गई होगी, आपको साथ साथ नोट्स भी बनाने हैं और इनको नोट भी करते रहना है। थैंक यू।